इवनिंग। पिछले दिन आपको हाईकोर्ट में जो परीक्षा हुई थी उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन था 15, उसका सोल्यूशन आपको बतलाए थे कैसे सॉल्व करना था, किस तरीके से, और आंसर क्या था। उसमें 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछा गया था। अभी उस 10 क्वेश्चन पर आते हैं हम। 5 क्वेश्चन एक साथ आपसे दिया गया था, एक ही डेटा पर दिया हुआ था कि 6 व्यक्ति ABCD E और F स्कूल में शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक 2 विषय को पढ़ाता है, एक अनिवार्य विषय और एक दूसरा वैकल्पिक विषय। तो इसमें करना आपको ये था कि आपके पास 6 शिक्षक हैं, आप 6 शिक्षक का जगह बना लें ABCD E F। हर एक शिक्षक 2 विषय पढ़ाएगा, तो इस तरह से एक टेबल बना करके जगह बना कर रखिए। और हर एक के पास एक अनिवार्य और दूसरा वैकल्पिक विषय है। ये अनिवार्य है और ये उसका वैकल्पिक विषय है, ये जगह बना लीजिए। पूरा शब्द लिखने का नहीं ज़रूरत, एक शब्द से लिख करके आप खुद समझिएगा कि क्या चीज़ वहाँ पर आपने लिखा है। डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों का यह अनिवार्य विषय है। तो डी का वैकल्पिक विषय इतिहास। अब यही इतिहास अन्य 3 का अनिवार्य है। अब उसको ना अगर हम ऐसे लिखना छोड़ देते और बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हम यहीं पर रफ में लिख, अन्य 3 का यह इतिहास जो है वह अनिवार्य विषय होगा। इसके बाद है ई और एफ के पास उनके एक विषय में भौतिकी है। बोले ई और एफ का एक विषय भौतिकी होगा, कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम। अपने मन से भी हम नहीं लिख सकते हैं, अलग से हमने यहाँ लिख दिया कि दोनों का एक एक विषय भौतिकी होगा। इसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जो फिर आया इसके बाद वह था एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो सी और ई दोनों का वैकल्पिक विषय है। तो एफ का अनिवार्य विषय ये रहा अनिवार्य विषय, एफ का अनिवार्य विषय गणित है, और यही गणित सी का भी वैकल्पिक विषय है, और यही गणित ई का भी वैकल्पिक विषय। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ई और एफ का एक विषय भौतिकी जो बगल में खड़ा था, इसको जगह मिल गया बैठने का, और ये आकर के बैठ गया यहाँ, इसका भौतिकी यहाँ और इसका भौतिकी। इसलिए रफ में बगल में लिखे रहते हैं ना, उससे फायदा दो रहता है। एक तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको उधर, और दूसरा है कि बगल में लिखा रहता है, जैसे ही आपको मौका मिलता है आप तुरंत उस चीज को वहां पर भर देते हैं। इसके बाद है इतिहास और अंग्रेजी ए के विषय हैं, लेकिन अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के मामले में वह डी के विपरीत हैं। बोले डी का एक विषय इतिहास वैकल्पिक है, तो ये ए का विषय जो होगा वह डी से अगर विपरीत होगा तो इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर जाएगा, ऐसे ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और इसका विषय क्या क्या था, एक था आपका इतिहास और एक अंग्रेजी। ये इतिहास हो गया, ये अंग्रेजी हो गया, एक अंग्रेजी यहाँ भी चला गया आपका, कि ये दोनों इतिहास अंग्रेजी ए और डी के विषय थे, एक दूसरे के विपरीत। इसी समय ये लगा, देखिए आपके अनिवार्य में 3 इतिहास आप यहाँ पर लिस्ट में लिखे हुए थे, तो अनिवार्य में आपका 3 इतिहास है, उसका जगह मिल गया, एक इतिहास, दूसरा इतिहास और ये तीसरा इतिहास, क्योंकि इन सब जगह तो अंग्रेजी भौतिकी और गणित लिखा हुआ था, ये आपका भर गया। अब एक इंफॉर्मेशन है, रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है, ये वैकल्पिक विषय आया, और ये रहा आपका रसायन शास्त्र, यहाँ आ गया रसायन शास्त्र आपके पास। अब है स्कूल में एकमात्र महिला शिक्षक का अनिवार्य विषय अंग्रेजी है। अंग्रेजी अनिवार्य सिर्फ डी के पास है, तो डी जो हो गई वह महिला हो गई। आपका तैयार है, अब पांचों क्वेश्चन आप एक साथ उत्तर देने की स्थिति में हैं। बोले सी का अनिवार्य विषय क्या है, ये सी है, उसका अनिवार्य विषय क्या है, ये पूछा गया इतिहास। समूह में महिला सदस्य कौन है, तो डी जो थी वह महिला सदस्य है, ये रहा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके पास एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक है, एफ में गणित और ये भौतिकी, इसी के पास गणित या भौतिकी नहीं है, तो आंसर गया इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो था वो। चौथा प्रश्न है, किसके पास एफ के समान 2 विषयों का संयोजन है, अनिवार्य और वैकल्पिक विषय पर ध्यान न देते हुए। संयोजन गणित और भौतिकी है एफ के पास, यही गणित भौतिकी ई के पास भी है, तो ई का वही संयोजन था जो एफ का संयोजन। निम्नलिखित समूह में किसके पास अनिवार्य विषय इतिहास है, इतिहास ए के पास है, बी के पास है और सी के पास, ए बी सी ये 3 है, ऑप्शन नंबर डी इनके पास ये अनिवार्य विषय। तो ये एक साथ 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व होता। अगला है, परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। देखिए, बी सी का बेटा है, ये बी है, सी का बेटा है, तो बी हो गया पुरुष। बी सी का बेटा है, लेकिन सी जो है वह बी की मां नहीं है,
तो अगर ये माँ नहीं है तो ये पिता हो जाएंगे, तो ये भी हो गया पुरुष। सी बी का बेटा है, बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की माँ नहीं। ए और सी एक शादीशुदा जोड़ा है। बोलिए सी अगर यहाँ है तो ए शादीशुदा जोड़ा है, तो ये पुरुष है, तो ये हो जाएगी महिला। फिर इंफॉर्मेशन है ई सी का भाई है, ये सी है, उसका भाई ई है, ये भाई है, तो जब ये भाई है ये हो गया पुरुष, और ये इसकी पत्नी हो गई। अब इसके बाद मेंशन किया हुआ है डी ए की बेटी है, ये ए है, तो डी इसकी बेटी है, तो डी हो गई महिला। एफ बी का भाई है, ये बी है, इसका भाई का नाम एफ है, जब ये भाई हो गया तो ये हो गया पुरुष। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये पूछा गया कि परिवार में पुरुष कितना है बतला दो। देखिए परिवार में ई है पुरुष, सी है पुरुष, बी है पुरुष और एफ है पुरुष। ए और डी दो महिलाएं हैं, इस केस में आंसर था 4। इसमें आपको श्रृंखला पूरी करनी थी, नंबर सीरीज दिया हुआ है। एक जो है आपका वो 1 क्यूब है, 1 मिनट, एक जो है 1 स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो ये ऑड नंबर जा रहा है, 1 3 5 7 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 आपका आंसर रहेगा। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का चयन करें, इसमें कौन सा संख्या है जो भिन्न है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है कि इसमें 3 समान और 1 भिन्न है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ये देखना है कि 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 उनका अलग है, जो अलग रहेगा वही आप उत्तर देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक पहले संख्या दी गई 339, अगर देखते हैं तो ये विषम संख्या, जबकि आपका 326 सम संख्या है, ये भी आपका सम संख्या है, और ये भी सम संख्या। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या है, और जिसका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है वो विषम है। तो अगर हम यह देखें तो 3 आपके पास सम संख्या और 1 विषम संख्या, ये आपका उत्तर होता। लेकिन इस क्वेश्चन का ना एक आंसर और भी बन सकता था, जैसे ये 339 में अगर लेंगे तो 3 गुना 3 बराबर 9, 326 में अगर लेते हैं तो 3 गुना 2 बराबर 6, 428 में लेंगे तो 4 गुना 2 बराबर 8, लेकिन 338 की बात करेंगे तो 3 गुना 3 बराबर 8 नहीं होगा। लेकिन ये वाला आंसर सही जरूर है, लेकिन कमजोर पड़ेगा। क्यों कमजोर पड़ेगा? क्योंकि आपके पास जब एक संख्या दी गई है तो आप पहले इसे संख्या के आधार पर उत्तर देंगे। जब संख्या के आधार पर कोई उत्तर नहीं बन पाएगा तब आप संख्या के अंकों पर उत्तर। इसलिए जब भी आपके प्रश्न में कोई संख्या दी जाती है तो आपका पहला काम होता है संख्या के आधार पर उत्तर देना। अगर संख्या के आधार पर उत्तर नहीं बन पाएगा तब आप अंक के आधार पर उत्तर देंगे। कारण यह है कि आपको जो दिया जाता है वह संख्या के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे आप 338 को क्या कहिएगा कि 3 अंकों की संख्या है, जिसमें एक ही अंक 3 और 3 दो बार यूज किया गया। हम पहले उसको संख्या कंसिडर करेंगे, अंक बाद में कंसिडर, इसलिए आपका आंसर 339 रहे। इसमें नॉन वर्बल का 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दोनों सीरीज से था। इसमें कहा गया 2 भुजा है देखिए, और यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 3 भुजा है। इस केस में अगर हम आते हैं तो 4 भुजा है, तो इस बार जो मेरा आंसर होगा वह 5 भुजा वाला मेरा आंसर होना चाहिए। इस बार जो भी आंसर रहेगा ना वो 5 भुजा का रहेगा, तो यहाँ पर हम 5 भुजा आंसर देंगे। इसमें ये रहेगा 5 भुजा, ये ऑप्शन। अगले में देखिए आपका क्या है ना, सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा पूछा गया। इस तरफ में ये 3 लाइन है, इधर 3 लाइन है। इधर जब जाते हैं तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, यानी इस केस में एक कमी हो गई। तो इस तरफ से ऐसे जा रहा है डायगोनल, उसमें एक कमी हो गई। जब इधर गए तो ये भी 2 और इधर भी 2, तो इस बार इसमें कमी हो गई। तो एक बार बायां वाले में, एक बार दाहिना वाले में। इस बार जब चलेंगे तो इसमें कमी होगी, यानी ये 2 ऐसे रहेगा और यहाँ जो 2 था वो 1 बन जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में।
तो ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट वाले एग्जामिनेशन में। आज यहीं तक, आगे फिर आप चैनल ऐसे ही देखते रहिए। और डिफरेंट एग्जामिनेशंस का जैसे भी CHSL वगैरह आ रहा है, तो उन सब का सेट आपका, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, इंग्लिश का भी, इन सब का सेट आपको रेगुलर वे में मिलता रहेगा। आप तरीका सीखिए और परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।